रुद्र ने स्नेहा को जीवन और मृत्यु के रास्ते पर वापस ले गया और कियारा को उठाया। इस समय की रिकवरी के बाद कियारा की चोटें ज्यादातर ठीक हो गई थीं, लेकिन वह कभी होश में नहीं आई। मुझे देखने दो, तुम कहां भाग रहे हो? हरे कपड़े और सफेद बालों वाला एक बूढ़ा हवा से बाहर निकला और लॉ परिवार के कई मार्शल आर्ट्स लोग दौड़ते हुए आए और उन्हें घेर लिया। नीले कपड़े और सफेद बालों वाले बूढ़े के शरीर से डरावनी शक्ति निकल रही थी और उसके आसपास की हवा भी एक भंवर में बदल गई थी। उसकी शक्ति पिछले एक आंख वाले बूढ़े से भी ज्यादा डरावनी थी। मैं बाद में कुछ करूंगा और तुम कियारा को तुरंत ले जाओ। रुद्र ने कियारा को स्नेहा को सौंप दिया। और तुम? स्नेहा का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। मेरी चिंता मत करो, बस जल्दी निकल जाओ। रुद्र अपनी भ्रम तोड़ने वाली शक्ति छोड़ने वाला था। अचानक दूर से एक गहरी सांस की आवाज आई। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कान में बोल रहा हो। हरे कपड़े और सफेद बालों वाला बूढ़ा अचानक मुड़ा और दाईं ओर गंभीर चेहरे से देखने लगा। वहां सिर्फ दाईं ओर एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। हर कदम के साथ जमीन पर हवा दूधिया सफेद कमल के फूलों में बदल रही थी। हर कदम पर कमल उग रहा था और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि सत्यनारायण था। रुद्र हैरानी से भर गया। क्या सत्यनारायण बेकार नहीं थे? फिर उनके पास ऐसी शक्ति कैसे थी? अपने लोगों को ले जाओ, मैं कुछ करना नहीं चाहता। सत्यनारायण ने हरे कपड़े और सफेद बालों वाले बूढ़े की ओर देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि मयूर मार्शल हॉल में अभी भी तुम जैसे लोग छिपे हैं, लेकिन भले ही तुम इस बार उसे बचा लो, अगली बार शायद न बचा पाओ। इस लड़के ने मेरे लॉ परिवार की असली बेटी को मारा है और मेरा लॉ परिवार इसे कभी नहीं छोड़ेगा। ये कहकर हरे कपड़े और सफेद बालों वाला बूढ़ा अपने लोगों को लेकर पीछे हट गया। वह अच्छी तरह जानता था कि वह सत्यनारायण से बिल्कुल नहीं जीत सकता, क्योंकि जिसकी शक्ति से हर कदम पर कमल उग सकता है, उसकी ताकत साधारण नहीं थी। चलो यहां से जल्दी निकलते हैं। सत्यनारायण नीचे झुका और अपने पैरों से जूते उतारने लगा। उसने देखा कि जूतों पर जटिल निशान थे और हवा के कमल उन जूतों से ही खिल रहे थे। सत्यनारायण में कोई शक्ति नहीं थी, वे अभी भी पहले जैसा ही थे। रुद्र शर्मिंदा दिखा और कुछ कह नहीं पाया। उसने शुरू में सोचा था कि सत्यनारायण जानबूझकर कमजोरी दिखा रहे थे और अपनी असली शक्ति छिपा रहे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे अभी भी बेकार ही थे। क्या तुम निराश हो? क्या तुम्हें लगा कि मैं कोई ताकतवर हूं जो छिप रहा है? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। इस दुनिया में इतने छिपे हुए ताकतवर लोग नहीं हैं, और अगर होते भी तो मेरे जैसे गरीब नहीं होते। सत्यनारायण ने रुद्र के विचारों को भांप लिया था। फिर आप मयूर वो पैलेस में क्यों रहते हो? रुद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यहां से पहले निकलते हैं, सत्यनारायण ने आगे बढ़ते हुए कहा। रुद्र तुरंत स्नेहा के साथ उसके पीछे चल पड़ा। जीवन और मृत्यु के रास्ते के अंत तक पहुंचने के बाद सत्यनारायण ने दीवार पर हाथ रखा और एक मशीन की आवाज सुनाई दी। फिर दीवार खुली और सामने एक रास्ता दिखाई दिया। यहाँ सच में एक रास्ता है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, रुद्र ने हैरानी से कहा। यह रास्ता साउथ कैंपस ने नहीं बनाया, इसे मेरे दादाजी ने बनाया था। स्वाभाविक रूप से साउथ कैंपस के मालिक को इसके बारे में नहीं पता, सत्यनारायण ने शांति से कहा। आपके दादाजी? रुद्र ने भौहें सिकोड़ ली। क्या सत्यनारायण शर्मा परिवार के सीधे वंशज नहीं थे? जो दोहरी तलवार तकनीक तुमने सीखी, वह मेरे दादाजी ने बनाई थी, सत्यनारायण ने बिना पीछे देखे कहा। क्या आप तलवार राजा के वंशज हो? लेकिन तलवार राजा के नाम में शर्मा नहीं था। रुद्र की भौहें और सिकुड़ गईं। मेरी दादी के नाम में शर्मा आता है। चूंकि तुम टूटी तलवार की गुफा में गए हो, तुमने वह मूर्ति देखी होगी ना? उसे मेरे दादाजी ने मेरी मृत दादी के लिए बनाया था। मेरे दादाजी ने मेरी दादी से वादा किया था कि शर्मा परिवार की मदद के लिए मेरे पिता को शर्मा परिवार में भेजेंगे और उनका नाम ये रखेंगे, सत्यनारायण ने लापरवाही से कहा। मेरे लिए? मैं मयूर वो पैलेस में इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे शर्मा परिवार से निकाल दिया गया। मयूर वो पैलेस का रेस्तरां मेरे दादाजी की छोड़ी हुई संपत्ति है और मुझे भी खाना पीना चाहिए। इसके अलावा मेरे बाहर बहुत सारे दुश्मन हैं। मेरी इस हालत में बाहर जाना
मतलब मरने की तलाश करना है। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? ये सुनकर रुद्र ने सत्यनारायण को हैरानी से देखा, क्योंकि यह उसकी सोच से थोड़ा अलग था। उसने शुरू में सोचा था कि सत्यनारायण मरा हुआ था, इसलिए वह यहाँ दिन रात शराब पीता रहता था। क्या इसलिए तुम कियारा को नहीं पहचानते? रुद्र ने पूछा। तुम बहुत समझदार हो। सत्यनारायण ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर बेहोश कियारा को गहरी नजर से देखा। हालांकि मैं बेकार हूं, लेकिन मयूर वो पैलेस में रहते हुए वे दुश्मन मेरे लिए परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। लेकिन अगर मैं कियारा को पहचान लूं तो वे निश्चित रूप से उसके खिलाफ कुछ करेंगे। उसकी सुरक्षा के लिए मेरे पास उसे न पहचानने के अलावा कोई चारा नहीं है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वह कुछ समय बाद चली जाएगी, लेकिन वह तुम्हारे साथ यहां रुक गई। अगर मेरी शक्ति पूरी तरह खत्म न हुई होती तो मैं तुम्हें मार डालता, सत्यनारायण ने रुद्र को घूरते हुए कहा। फिर भी उसने अपनी बेटी को खतरे में डाला था। मैं कियारा को बचाऊंगा, रुद्र ने कहा। तुम्हें उसे बचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सत्यनारायण ने हल्का सा हंसा। कियारा की हालत बहुत मुश्किल है। अगर यह साधारण चोट होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में राक्षस की ऊर्जा घुस गई है। अगर मेरे दादाजी की रक्त रेखा न होती तो वह बहुत पहले मर चुकी होती। फिर भी वह ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक टिक सकती है। इन 3 महीनों में हमें सिहलवर्ष सम्राट की राजधानी जाना होगा और वहां पवित्र भूमि के स्वर्गीय डॉक्टरों से मदद लेनी होगी। तभी उसे बचाने की संभावना होगी, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े। अगर उसे बचाया जा सकता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, रुद्र ने गंभीरता से कहा। तो समय मत बर्बाद करो। यह रास्ता कालीकट में बादल नाव के स्टेशन तक जाता है। हम बादल नाव से सिहल सम्राट की राजधानी जा सकते हैं, सत्यनारायण ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया। सत्यनारायण की अगुवाई में रुद्र और उसका समूह कालीकट में बादल नाव के स्टेशन पर आए। सत्यनारायण अकेले सम्राट की राजधानी के लिए टिकट खरीदने गया। स्नेहा, कृपया अपने परिवार को सूचित करने का तरीका ढूंढो। अपने चाचा और साक्षी को बता दो और उन्हें कहो कि इन दिनों घर पर न रहें, रुद्र ने स्नेहा को देखते हुए कहा। तुम्हें अब उनकी चिंता हुई? स्नेहा ने हल्का सा ताना मारा और फिर कहा, ठीक है, तुम अपने परिवार की चिंता मत करो। जब तुम और मैं साउथ कैंपस में आए थे, मुझे पहले से ही कुछ होने का अंदेशा था, इसलिए मैंने पहले ही अपने परिवार को यहाँ की हर बात बता दी थी ताकि मेरे पिता और बहन तैयार रहें। इसके अलावा मैंने अभी बादल नाव संचार कार्यालय से घर पर संदेश भेजा है। यह देखकर कि स्नेहा ने सब संभाल लिया था, रुद्र को राहत महसूस हुई। विश्वदेव के बारे में रुद्र ज्यादा चिंतित नहीं था। विश्वदेव की ताकत के साथ भले ही वह सच में न जीत सके, वह सुरक्षित निकल सकता था। कलिंग का मौर्य परिवार। पिताजी, मेरी बहन ने खबर भेजी है कि वह और रुद्र सिहल सम्राट की राजधानी में एक साथ जाएंगे। साक्षी तेजी से हॉल में आई। वह आखिरकार सिहल सम्राट की राजधानी चला गया। यशवीर मौर्य ने हल्की सांस ली। पिताजी, सिहल सम्राट की राजधानी में क्या है? आप हर बार जब सिहल सम्राट की राजधानी और अपनी चाची का जिक्र करते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहते। इस बार रुद्र वहां गया, लेकिन आप बार बार सांस ले रहे हैं। आखिर बात क्या है? साक्षी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या तुम्हें अपनी दूसरी चाची का नाम पता है? यशवीर मौर्य ने साक्षी को देखते हुए पूछा। नहीं पता, साक्षी ने सिर हिलाया। उनका नाम यान है, यशवीर मौर्य ने कहा। यान नाम सिहल शाही परिवार का राष्ट्रीय नाम। पिताजी, क्या आप कह रहे हैं कि दूसरी चाची सिहल शाही परिवार से थीं? साक्षी ने यशवीर मौर्य को हैरानी से देखा। हाँ, तुम्हारी दूसरी चाची सच में सिहल शाही परिवार से थीं और उनकी हैसियत शायद कम नहीं थी। यशवीर मौर्य ने एक बैंगनी सोने की जेड मुहर निकाली। यह तुम्हारी दूसरी चाची की निजी निशानी थी। यह उनके जाने से पहले रुद्र के लिए छोड़ी गई थी। उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि अगर भविष्य में रुद्र सिहल सम्राट की राजधानी में कदम न रख सके तो इसे हमेशा के लिए सील कर दो। अगर रुद्र के पास सिहल सम्राट की राजधानी जाने की काबिलियत हो तो यह चीज उसे दे देना। रुद्र सिहल सम्राट की राजधानी जा चुका है, तो अब हम इसे उसे कैसे सौंपेंगे? साक्षी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तुम सामान बांध लो और अपने पिता के साथ सिहल सम्राट की राजधानी चलो।
यशवीर मौर्य ने कहा। मैं अभी सामान बांधती हूँ, साक्षी ने तेजी से जवाब दिया। उसे कुछ समय से रुद्र और स्नेहा से नहीं मिला था और वह उन्हें बहुत मिस कर रही थी। बादल नाव में कई सिंगल केबिन थे। सत्यनारायण ने एक बड़ा केबिन खरीदा जिसमें 4 छोटे केबिन और एक बीच का केबिन था जो लिविंग रूम जैसा था। रुद्र और स्नेहा बीच के केबिन में बैठे थे। हालांकि दोनों साथ में बड़े हुए थे, स्नेहा का रुद्र के साथ बहुत कम संपर्क था। आम दिनों में परिवार की सभाओं में भी स्नेहा बस खाना खाती थी और चुपचाप चली जाती थी। दोनों के बीच बहुत कम बात होती थी, इसलिए अभी वे चुप थे और माहौल थोड़ा भारी और अजीब लग रहा था। वह कुछ क्यों नहीं कहता? स्नेहा ने अपनी भौहें हल्की सिकोड़ लीं। पहले जब माहौल अजीब होता था, रुद्र कुछ बोलकर उसे तोड़ देता था, लेकिन अब रुद्र चुप रहा। तुरंत स्नेहा ने अपनी नजरें रुद्र की ओर कीं। जब उसने देखा कि रुद्र उसे खाली नजरों से देख रहा था, वह एक पल के लिए हैरान रह गई। नहीं, वह मुझे नहीं देख रहा। स्नेहा को जल्दी पता चल गया कि रुद्र की नजरें उस पर केंद्रित नहीं थीं। वह ख्यालों में खोया हुआ था। स्नेहा का चेहरा हरा और सफेद पड़ गया। वह खुद को अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन रुद्र उसमें शामिल ही नहीं था। तुम क्या कर रहे हो? स्नेहा ने पूछ लिया। ओह! रुद्र होश में आया, अपनी थोड़ी सूखी आंखें झपकाईं और बोला, मैं ख्यालों में नहीं था, मैं अभ्यास कर रहा था। अभ्यास? ऐसे अभ्यास करते हैं? स्नेहा ने आंखें घुमाईं। उसे रुद्र की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई ख्यालों में खोकर अभ्यास करता हो। यह अभ्यास का एक अनोखा तरीका है, रुद्र ने सोचकर जवाब दिया। प्राचीन गुप्त क्षेत्र की बात के बारे में रुद्र ने कभी स्नेहा और दूसरों को बताने की नहीं सोची। ऐसा नहीं था कि वह उन पर भरोसा नहीं करता था, बल्कि प्राचीन गुप्त क्षेत्र के लीक होने के नतीजे बहुत भयानक थे। अभी रुद्र प्राचीन गुप्त क्षेत्र के लीक होने के नतीजों को झेल नहीं सकता था। यहां तक कि अगर वह सुद्रस के स्तर तक पहुंच जाए, तब भी वह इसे आसानी से लीक नहीं करेगा। सुद्रस ने अपने शिष्यों को प्राचीन गुप्त क्षेत्र के बारे में बताया था और फिर उन शिष्यों ने उसके खिलाफ साजिश की और हमला किया। आखिर में उसे घेर कर मार डाला गया था। तुम्हारी बात पर भूत ही विश्वास करेगा, स्नेहा ने हल्का सा हंसा। रुद्र ने कंधे उचकाए। अगर विश्वास नहीं है तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पिछले लाभ के बारे में सोचने लगा और एक एक करके बैग निकालने लगा। ये बैग खास सामग्री से बने थे और तोड़ना मुश्किल था। खासकर पहले मारे गए एक आंख वाले बूढ़े का बैग 1000 बार रिफाइंड लोहे के तारों से बना था। इन खून से सने बैग को देखकर स्नेहा ने भौहें सिकोड़ लीं और सहज रूप से उन्हें दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उसे बचपन से खून से सनी चीजें पसंद नहीं थीं। रुद्र ने पहले कई कम गुणवत्ता वाले बैग टेबल पर उड़ेल दिए। बस एक झंझनाहट की आवाज हुई और नारंगी रंग के मेवे बाहर आए। स्नेहा ने टेबल को हैरानी से देखा। हर तरह की चीजों के अलावा उसमें एक मध्यम स्तर का आत्मा पत्थर, 1 दर्जन निम्न स्तर के आत्मा पत्थर और 2 मार्शल आर्ट्स तकनीकें थीं। वसंत स्तर की निम्न तलवार मार्शल तकनीक तुरंत काट और वसंत स्तर की मध्यम शारीरिक मार्शल तकनीक हवा तोड़ मुक्का। इन लोगों के पास इतने सारे आत्मा पत्थर और वसंत स्तर की मार्शल तकनीकें कैसे हैं? स्नेहा ने हैरानी से पूछा। तुम्हें पता होना चाहिए कि वसंत स्तर की निम्न तलवार मार्शल तकनीक शिव संप्रदाय में भी सबसे ऊंची तकनीकों में से एक थी और उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। वसंत स्तर की मध्यम शारीरिक मार्शल तकनीक भी ऐसी ही थी। आत्मा पत्थर भी बहुत कीमती थे। शिव संप्रदाय के अंदरूनी शिष्यों को हर साल सिर्फ एक निम्न स्तर का आत्मा पत्थर मिलता था। स्नेहा की हालत थोड़ी बेहतर थी क्योंकि वह कुषाण महारक्षक की सीधी शिष्या थी और उसे हर साल 3 निम्न स्तर के आत्मा पत्थर मिलते थे। अगर उसने अपनी आंखों से न देखा होता तो स्नेहा कभी नहीं सोचती कि लॉ परिवार के कई मार्शल आर्ट्स लोगों के पास इतनी कीमती चीजें होंगी। स्नेहा के चेहरे को देखकर रुद्र हल्का सा मुस्कुराया और लापरवाही से एक आंख वाले बूढ़े के 1000 बार रिफाइंड लोहे के बैग को खोल दिया। एक खनखनाहट की आवाज हुई और रुद्र भी हैरान रह गया क्योंकि उसमें 12 ऊंचे स्तर के आत्मा पत्थर थे और बाकी चीजें सिर्फ साधारण पैसे और सामान थे। क्या ये ऊंचे स्तर का आत्मा पत्थर है?
स्नेहा ने टेबल पर पड़े 12 ऊंचे स्तर के आत्मा पत्थरों की ओर इशारा करते हुए रुद्र से पूछा। उसने ऊंचे स्तर के आत्मा पत्थरों के बारे में सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था। हाँ, रुद्र ने सिर हिलाया। स्नेहा चुप हो गई, लेकिन उसकी सुंदर आंखें टेबल पर पड़ी चीजों पर टिकी रहीं। ये चीजें मार्शल आर्ट्स करने वालों के लिए सबसे जरूरी थीं। अगर रुद्र ने इन्हें बाहर न निकाला होता तो वह कभी नहीं मानती कि इन गंदे खून से सने बैग में इतनी अच्छी चीजें होंगी। वसंत स्तर की निम्न और उससे ऊपर की मार्शल तकनीकें, साथ ही ऊंचे स्तर के आत्मा पत्थर उसके लिए पैसे और सामान से ज्यादा आकर्षक थे, क्योंकि ये चीजें ताकतवर बनने के लिए बहुत जरूरी थीं। इस पल में वे गंदे और खून से सने बैग अब स्नेहा की नजरों में पहले जैसे घिनौने नहीं लग रहे थे, बल्कि उसे वे धीरे धीरे बहुत प्यारे लगने लगे थे। तुमने पहले जो कुछ भी लिया था वह कैसे मिला? मेरी दी हुई चांद आत्मा तलवार तकनीक भी? स्नेहा ने रुद्र को देखा और उसकी आंखों में पहले से कुछ अलग चमक थी। हाँ, ठीक है, रुद्र ने सिर हिलाया। क्या सभी मार्शल आर्ट्स वाले अपने साथ कीमती चीजें रखते हैं? स्नेहा ने अचानक रुद्र को घूरते हुए पूछा। उसकी सुंदर आंखों में एक बेकाबू गर्मी थी। सब नहीं, लेकिन ज्यादातर ऐसा करते हैं। आखिरकार मार्शल आर्ट्स वाले चाकू की नोक पर खून चाटने वाली जिंदगी जीते हैं। अगर वे कीमती चीजों को कहीं और रखने की चिंता नहीं करते तो वे आम तौर पर उन्हें अपने साथ रखते हैं। रुद्र ने स्नेहा के चेहरे के बदलाव को नोटिस नहीं किया। स्नेहा चुप रही। रुद्र ने सिर घुमाया और स्नेहा के चेहरे के बदलाव को देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया। स्नेहा का चेहरा बचपन से बहुत ठंडा रहा था और वह हर चीज के लिए कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन इस पल में उसकी ठंडी आंखों में कुछ पाने की जलती हुई चाहत और इच्छा दिख रही थी। ऐसा कैसे हुआ? रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। दूसरों के लिए स्नेहा के बदलाव को समझना मुश्किल हो सकता था, लेकिन वह और स्नेहा साथ में बड़े हुए थे और वह स्नेहा के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। आखिरकार स्नेहा का चेहरा बचपन से ठंडा रहा था। उसके चेहरे के बदलाव को नोटिस करने के लिए छोटी छोटी बातों से शुरू करना पड़ता था। रुद्र बहुत पहले से उसकी खुशी, गुस्सा, दुख और खुशी को उसकी भौहों और छोटी हरकतों से समझ लेता था। आजकल स्नेहा का मूड बहुत बदल गया था। रुद्र की भौहें और सिकुड़ गईं और उसे अचानक समझ आया कि स्नेहा में यह बदलाव क्यों आया। वह शुरू से कम इच्छाओं वाली इंसान थी। आखिरकार स्नेहा को बचपन से किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। इससे वह ठंडी और बाहर की चीजों को नापसंद करने वाली बन गई थी। ऐसा नहीं था कि उसे कुछ पसंद नहीं था, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे बहुत ज्यादा पाने की इच्छा दे सके, क्योंकि उसे बाहर की चीजों की जरूरत ही नहीं थी। इन मुलाकातों ने स्नेहा को अभ्यास की अहमियत समझाई और ताकतवर बनने की उसकी इच्छा और बढ़ गई, वरना वह साउथ कैंपस में शून्य क्षेत्र के स्वर्गीय घंटी में नहीं रुकती। उसके बाद की मुलाकातें और रोहिल राजकुमारी और रुचित का आना स्नेहा के लिए बहुत बड़ा झटका था और उसकी ताकतवर बनने की इच्छा को और बढ़ा दिया। मार्शल आर्ट्स में ताकतवर बनने के लिए अभ्यास के संसाधन जरूरी थे और आत्मा पत्थर और मार्शल तकनीकें सबसे अहम संसाधनों में से थे। स्नेहा की सुंदर आंखों में गर्मी देखकर रुद्र मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। शुरू में उसने बस बैग का सामान बाहर निकाला था ताकि स्नेहा को पता चले कि मार्शल आर्ट्स वालों के पास की चीजें बेकार नहीं करनी चाहिए। उसे क्या पता था कि इससे स्नेहा को इतना बड़ा झटका और प्रेरणा मिलेगी कि उसका स्वभाव ही बदल जाएगा। खासकर जब उसने स्नेहा की जलती हुई आंखों को बैग की ओर देखते हुए देखा तो रुद्र के दिमाग में भविष्य का एक चित्र उभरा। एक ठंडी और सुंदर लड़की बर्फ के क्रिस्टल की तलवार लिए दुश्मनों को मार रही थी। हर बार जब वह एक दुश्मन को मारती, एक बैग उसके हाथ में आता और फिर वह ढेर सारे बैग पीठ पर लाद कर उड़ जाती। रुद्र ने 2 ऊंचे स्तर के आत्मा पत्थर अलग किए और बाकी आत्मा पत्थर स्नेहा को दे दिए। मार्शल तकनीकों में से वसंत स्तर की मध्यम शारीरिक मार्शल तकनीक के अलावा वसंत स्तर की निम्न तलवार मार्शल तकनीक भी स्नेहा को दे दी। आखिरकार स्नेहा हमेशा तलवारबाजी का अभ्यास करती थी। हालांकि जरूरी नहीं कि वह तलवारबाज बने, लेकिन अगर वह ज्यादा तलवार मार्शल तकनीकों का अभ्यास करे तो शायद मुश्किल वक्त में वे काम आ सकें।
स्नेहा ने और कुछ नहीं कहा। उसने आत्मा पत्थर और तलवार मार्शल तकनीक लिए और केबिन में वापस चली गई और दरवाजा बंद करके अभ्यास शुरू कर दिया। कियारा को ठीक करने के बाद सत्यनारायण एक और केबिन से बाहर निकला। जब उसने देखा कि रुद्र हॉल में आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था तो वह शराब की बोतल लिए उसके पास चला गया। कियारा की हालत कैसी है? रुद्र ने प्राचीन गुप्त क्षेत्र से ध्यान हटाकर पूछा। अभी के लिए स्थिर है, लेकिन उसके शरीर में राक्षसी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। बाघ खाने वाले राक्षस में प्राचीन राक्षस का खून था और उसकी राक्षसी ऊर्जा बहुत शुद्ध है, सत्यनारायण ने कहा और रुद्र को घूरा। तुम सच में कमाल हो। किसी को भी छेड़ना ठीक था, लेकिन तुमने रुचित को छेड़ दिया, जो धरती सूची में दूसरा है। मुझे नहीं पता था कि शक्ति परिवार रुचित से मदद मांगेगा, रुद्र ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। वह रुचित उस राक्षस बाघ खाने वाले को पकड़ने आया था और उसने मौके पर हाथ आजमाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम रुचित के लिए कुछ हो? वह सिहल राजवंश की धरती सूची में दूसरा है, त्यानजियान राजकुमारी के बराबर। अगर उस दिनीनल विश्वदेव समय पर वापस न आए होते तो अभी के तुम 10 भी उसे मारने के लिए काफी नहीं थे। सत्यनारायण ने हल्का सा हंसा। मैं अब भी उससे कमजोर हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा उससे कमजोर रहूंगा। जब मैं काफी ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं खुद जाकर इस कर्ज को वसूल करूंगा, रुद्र ने गंभीरता से कहा। जब तुम काफी ताकतवर हो जाओगे? सत्यनारायण अचानक हंस पड़ा। फिर उसने शराब का बड़ा घूंट लिया और बहती शराब को पोंछा। लड़के, मुझे कहना पड़ता है कि तुम्हारे विचार बहुत भोले हैं। तुम्हें लगता है कि रुचित कौन है? क्या वे मयूर वो पैलेस के तुम्हारे साथी हैं जिन्हें तुम आसानी से पकड़कर मार सकते हो? तुम बहुत आसानी से सोचते हो। धरती सूची में आने वाले सभी लोग अपने हमउम्र में जीनियस होते हैं, कुछ और नहीं। बस मयूर हॉल के धरती सूची वाले की बात करते हैं। यह आदमी धरती सूची में 98वें नंबर पर है। उसकी ताकत कितनी है मैं तुम्हें बताता हूँ। वह मयूर वो पैलेस के सारे बैंगनी सोने के ऑर्डर वालों से लड़ सकता है। रुद्र चुप रहा। यह सिर्फ धरती सूची में 98वां स्थान है। धरती सूची के रैंक में फर्क होता है। आखिरी 50 और 100 के बीच ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन 49वें से एक बड़ा बदलाव शुरू होता है। कह सकते हैं कि धरती सूची के 49 लोग पीछे के 51 को पूरी तरह हरा सकते हैं, सत्यनारायण ने धीरे धीरे कहा। दूसरे, धरती सूची में 20वां स्थान एक और बदलाव है। 19वां पीछे के 31 को पूरी तरह हरा सकता है। इसी तरह आगे बढ़ता है, फिर टॉप 10, टॉप 5। क्या तुम्हें पता है कि सिहल राजवंश में सिर्फ नान तियानजियान और बेई रुचित के नाम क्यों हैं? नहीं पता। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, इन दोनों की ताकत धरती सूची के 98वें से बहुत आगे है। यहाँ तक कि धरती सूची का तीसरा भी इनसे मुकाबला नहीं कर सकता। सत्यनारायण ने यह कहकर रुद्र के कंधे पर थपकी दी। लड़के, सिहल राजवंश का इलाका बहुत बड़ा है। राजधानी को छोड़कर सिर्फ 6 मुख्य शहर हैं और इसके नीचे काउंटियों और संप्रदायों की संख्या बहुत ज्यादा है। आबादी 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। रुचित जैसे लोग अपने हमउम्र में सबसे ऊपर हैं। यह सच है कि तुम तलवारबाज हो और तलवार का मास्टर भी। तुम अपने हमउम्र में सबसे अच्छों में से हो, लेकिन रुचित से मुकाबला करने के लिए तुम अभी बहुत पीछे हो। अभी की बात नहीं, भविष्य में भी तुम उससे मुकाबला न कर पाओ। सत्यनारायण ने सांस ली और कहा, वह रुकेगा नहीं और भले ही तुम आगे बढ़ो, तुम उसे पकड़ न पाओ। इसके अलावा रुचित के पास सबसे खास मार्शल आत्मा है। उसकी मार्शल आत्मा न सिर्फ राक्षस को काबू कर सकती है, बल्कि वह मार्शल आत्मा को राक्षस में मिलाकर उसकी राक्षसी ऊर्जा को सोख कर खुद को बेहतर कर सकता है। चाचा जी, क्या आप मुझे रुचित की मार्शल आत्मा की खास ताकतें बता सकते हैं? रुद्र ने सत्यनारायण को देखकर पूछा। यह सुनकर सत्यनारायण इतना गुस्सा हुआ कि उसने शराब का घूंट लिया और खांसने लगा। वह गुस्से में बोला, मैंने इतनी देर तक बात की, लेकिन तुमने कुछ नहीं सुना ना। तुम रुचित के मुकाबले कुछ नहीं हो। उसके पास जाना मतलब मरने की तलाश करना है। शुरुआत में जब मैं सांची संप्रदाय में था तब भी ऐसा ही था। कुछ लोगों को लगा कि मैं अपनी काबिलियत से ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मयूर पैलेस के चयन में मैंने अपने हाथों से लिंगयुजी को अपंग कर दिया और अपने हाथों से बदला लिया। वह उस समय वैसी ही थी जैसे अब रुचित है, रुद्र ने धीरे धीरे कहा।
फिर मयूर पैलेस में मैं दक्षिण कैंपस में आया। उस समय कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता था, लेकिन उत्तर और दक्षिण कैंपस के झगड़े में क्या हुआ, मैंने बैंगनी सोने के ऑर्डर के सदस्य देवांश को अपने हाथों से काट डाला। यह सुनकर सत्यनारायण थोड़ा चौंका और रुद्र को जटिल नजरों से देखने लगा। हालांकि उसे रुद्र के कुछ कारनामों के बारे में पता था, लेकिन वे बहुत खास नहीं थे। उसे नहीं पता था कि रुद्र को इतने उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ा था। भविष्य की बात कौन बता सकता है। रुचित ने मुझसे फायदा उठाया और मुझे मारने की कोशिश की, और इस वजह से कियारा को भी नुकसान पहुंचा। मुझे यह बदला लेना ही होगा। बेशक मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि अभी उसके पास चला जाऊं। मैं लगातार मेहनत करूंगा और ताकतवर बनूंगा। जब तक कि मेरे पास काफी काबिलियत न हो जाए, तब मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, रुद्र ने कहा। सत्यनारायण ने रुद्र को देखा। हालांकि रुद्र का बदला लेने का विचार बहुत अवास्तविक था, लेकिन यह बुरी बात नहीं थी। कम से कम नफरत मार्शल आर्ट्स वालों को लगातार बेहतर होने के लिए प्रेरित कर सकती थी। चूंकि तुम्हारे अपने विचार हैं, तो मान लो कि मैंने पहले जो कहा वह नहीं कहा। सत्यनारायण ने शराब का घूंट लिया, फिर टेबल पर थपकी दी और बोला, अगर तुम रुचित को चुनौती देना चाहते हो तो वह भविष्य की बात है। अभी तुम्हें जो करना है वह यह है कि सिंहल सम्राट की राजधानी में अपनी जगह बनाओ। पहले तुम्हें सिंहल पवित्र भूमि में घुसना होगा, और वहां घुसने के बाद ही तुम स्वर्गीय दवाओं तक पहुंचने की योग्यता पाओगे। सिंहल पवित्र भूमि सिंहल राजवंश के एक अनोखे ताकतवर तियान यान ने बनाई थी। यह एक ऐसी जगह है जिसके लिए अनगिनत मार्शल आर्ट्स वाले तरसते हैं। यह 6 बड़े शहरों के मार्शल पैलेस जैसी है, लेकिन 6 बड़े शहरों के मार्शल पैलेस से अलग है। फर्क यह है कि सिंहल पवित्र भूमि के पास मार्शल संसाधन 6 बड़े शहरों के मार्शल पैलेस से कहीं ज्यादा हैं। ये कहते हुए सत्यनारायण की आंखों में यादों की चमक दिखी और उसके शब्दों में सांसें और भावनाएं थीं। चाचा जी, क्या आप उस समय सिंहल पवित्र भूमि गए थे? रुद्र ने सत्यनारायण के चेहरे को देखकर पूछा। मैं 3 साल बाद लौटा था, सत्यनारायण ने लापरवाही से जवाब दिया और फिर आगे बोला। सिंहल पवित्र भूमि सच में मार्शल आर्ट्स की पवित्र भूमि है। वहां हर तरह के मौके हैं, साथ ही सिंहल राजवंश के सबसे बड़े मार्शल राजाओं की सलाह भी। अगर मौका अच्छा हुआ तो शायद किसी मार्शल राजा की नजर में आ जाओ और वह तुम्हें अपना निजी शिष्य बना ले। फिर तुम एक ही कदम में आसमान छू लोगे। तो मैं सिंहल पवित्र भूमि में कैसे घुसूं? रुद्र ने पूछा। सबसे आम तरीका है परीक्षा देना, लेकिन परीक्षा पास करना बहुत मुश्किल है। बेशक हर कोई सिंहल पवित्र भूमि की परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकता। हालांकि तुम मयूर पैलेस के सदस्य हो, लेकिन तुम 6 बड़े शहरों के मार्शल पैलेस के सुझाए हुए सदस्य नहीं हो, तो स्वाभाविक रूप से मयूर पैलेस के सदस्य के तौर पर परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकते। सत्यनारायण ने थोड़ा रुककर कहा, परीक्षा के कोटे की चिंता अभी मत करो। जब हम राजधानी पहुंचेंगे तो मैं कोई रास्ता निकालूंगा। अभी तुम्हें जो करना है वह है अभ्यास जारी रखना और खुद को बेहतर करना। तुम्हें और ताकतवर होना होगा, वरना तुम्हारी मौजूदा काबिलियत से सिंहल पवित्र भूमि में घुसना थोड़ा मुश्किल होगा। क्या सिंहल पवित्र भूमि में घुसना इतना मुश्किल है? रुद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मयूर वो पैलेस में रुद्र ने कभी धरती सूची वाले से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए उसे उसकी काबिलियत नहीं पता थी। लेकिन बैंगनी सोने के ऑर्डर के बाकी सदस्यों की बात करें तो रुद्र को भरोसा था कि वह उन्हें हरा सकता था। सत्यनारायण ने रुद्र के विचारों को एक नजर में भांप लिया और बोला, सिंहल पवित्र भूमि 6 बड़े शहरों का मार्शल पैलेस नहीं है। मयूर पैलेस के बैंगनी सोने के ऑर्डर के सदस्यों के पास भी सिंहल पवित्र भूमि की परीक्षा पास करने की सिर्फ 20% संभावना है। इतना मुश्किल? रुद्र ने हैरानी से कहा। यह मुश्किल नहीं है, बल्कि आसमान छूने जितना मुश्किल है। जब तुम राजधानी पहुंचोगे तो समझ आएगा, सत्यनारायण ने हल्का सा हंसते हुए कहा। रुद्र कुछ बोलने वाला था कि अचानक बगल से एक तेज धमाका हुआ, जो केबिन का दरवाजा खटखटाने की आवाज थी। तुम क्या कर रहे हो? पास के एक मार्शल आर्ट्स वाले ने गुस्से में चिल्लाया। शक्ति परिवार वांछित अपराधियों की जांच कर रहा है और अंदर के सभी लोगों को बाहर आने के लिए कह रहा है। बाहर से एक धीमी और कर्कश आवाज आई।
रुद्र और सत्यनारायण ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे गंभीर हो गए, क्योंकि बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि पहले मिला हुआ हरे कपड़े और सफेद बालों वाला बूढ़ा था। मेरी पहले की छिपी हुई शक्ल शायद उसने देख ली होगी, सत्यनारायण ने रुद्र से कहा। वह आ रहा है। रुद्र ने चाकू का हैंडल पकड़ा और दरवाजे को घूरने लगा। उसे लग रहा था कि हरे कपड़े और सफेद बालों वाला बूढ़ा धीरे धीरे पास आ रहा था। हरे कपड़े और सफेद बालों वाला बूढ़ा भी दरवाजे को घूर रहा था, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। उसका चेहरा बहुत ठंडा हो गया और उसके बाएं हाथ से डरावनी शक्ति निकल रही थी। कदम कदम पर रुद्र का चेहरा और गंभीर होता गया। जैसे जैसे कदमों की आवाज पास आती गई, हरे कपड़े और सफेद बालों वाला बूढ़ा उस दरवाजे से सिर्फ 3 फीट दूर रह गया जहां रुद्र था। रुद्र ने गहरी सांस ली और कुछ करने की तैयारी की। मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन क्या बात है? बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। रुद्र ने हल्की भौहें सिकोड़ लीं। उसे यह आवाज कहीं सुनी हुई लगी, लेकिन उसे एकदम याद नहीं आया। फिर भी वह इसे पहले जरूर सुन चुका था। युवा शहर मालिक, हरे कपड़े और सफेद बालों वाला नौकर हैरान रह गया और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। यह एक निजी केबिन है जहां मेरा दोस्त आराम कर रहा है। जिसे नौकर ढूंढ रहा है वह मेरा दोस्त तो नहीं हो सकता ना? समर्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या युवा शहर मालिक के दोस्त अंदर हैं? नौकर ने हल्की भौहें सिकोड़ ली। क्या मैं केबिन खोलूं और नौकर को देखने दूं? समर्थ ने अपनी मुस्कान दबाई और कहा, चाहे कुछ भी हो, यह बादल नाव हमारी कालीकट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है। अगर आप लोगों को लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी लेते हैं तो इससे हमारी कालीकट चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर बड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा यह बादल नाव सम्राट की राजधानी जा रही है। आप बार बार तलाशी लेंगे। अगर आप किसी खास हैसियत वाले लोगों से उलझ गए या उन्हें नाराज कर दिया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नौकर का चेहरा बदल गया। समर्थ सच कह रहा था। अगर वह सच में कुछ ऐसे लोगों को नाराज कर देता जिन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था, तो आखिर में सजा उसे ही मिलती। चूंकि यह युवा शहर मालिक का दोस्त है, तो मैं यहां तलाशी नहीं लूंगा और विदा लेता हूं। नौकर ने हाथ हिलाया, शक्ति परिवार के लोगों को रुकने का इशारा किया और फिर मुड़कर चला गया। नौकर को जाते देख समर्थ ने नजरें हटाईं, फिर दरवाजे पर आया, हल्के से खटखटाया और बोला, रुद्र, क्या मैं अंदर आकर बैठ सकता हूं? अंदर आ जाओ। रुद्र ने केबिन खोल दिया। समर्थ ने अपने लोगों को बाहर इंतजार करने को कहा और अकेले केबिन में घुस गया। चाचा जी, समर्थ ने तेजी से सत्यनारायण को हाथ उठाकर अभिवादन किया। कालीकट के युवा शहर मालिक के तौर पर तुम्हारे पास अपनी खास बादल नाव है, फिर भी तुम यहाँ आ गए। तुम खास तौर पर मुझसे मिलने आए हो ना? सत्यनारायण ने समर्थ को देखते हुए कहा। चाचा जी सच में शर्मा चाचा हैं? हाँ, मैं खास तौर पर चाचा जी से मिलने आया हूं, समर्थ ने गंभीरता से कहा। रुद्र थोड़ा हैरान था। समर्थ खास तौर पर सत्यनारायण से क्यों मिलने आया था? मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इसके बारे में मत सोचो। सीमा टावर को आसानी से नहीं बताया जा सकता। हालांकि मैं कई सालों से सीमा टावर से दूर हूं, लेकिन मैंने उस समय कसम खाई थी कि मैं सीमा टावर के बारे में कुछ भी लीक नहीं करूंगा, सत्यनारायण ने हल्का सा हंसते हुए कहा। चाचा जी रुक जाइए। अगर आप मुझे बता देंगे तो मेरे पास जीने का मौका अभी भी है, लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं मर जाऊंगा, समर्थ ने दुखी चेहरे के साथ कहा। समर्थ को देखकर रुद्र और हैरान हुआ। उसने समर्थ को पहले देखा था और वह बहुत ऊंचा और ठंडा लगता था, लेकिन अब उसकी पहले की समझ उलट गई थी। साफ था कि समर्थ पहले नाटक कर रहा था और यह उसका असली स्वभाव था। तुम जीते हो या मरते हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, सत्यनारायण ने ठंडेपन से हाथ हिलाया। चाचा जी, क्या आप सच में मुझे मरते हुए देखेंगे? समर्थ ने दांत पीसे और चेहरा तोड़ते हुए कहा। यह मत भूलो, अभी मैंने ही आपको मुसीबत से बचाया था। अगर मैं न होता तो क्या आपके पास यहाँ खड़े होने का मौका होता? वह लौ परिवार का नौकर अभी भी इस बादल नाव पर है। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं सच में मर जाऊंगा। फिर मैं कुछ नहीं देखूंगा। मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूं। उसे ढूंढने? सत्यनारायण ने हल्का सा हंसा और रुद्र को इशारा किया।
दरवाजा रोक दो और इसे बाहर मत जाने दो। अगर ये बाहर जाने की कोशिश करे तो इसकी टांगें तोड़ दो। समर्थ की टांगें तोड़ दो। रुद्र एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन जल्दी दरवाजे को रोक लिया। कौन जानता था कि समर्थ सच बोल रहा था या झूठ। यह जीवन और मृत्यु का सवाल था। अगर समर्थ सच में नौकर को ढूंढने गया तो रुद्र मुसीबत में पड़ जाता और अभ्यास कर रही स्नेहा भी इसमें फंस जाती। रुद्र को दरवाजा रोकते देख समर्थ का गाल कई बार फड़फड़ाया। फिर उसने सिर घुमाया और सत्यनारायण को घूरते हुए कहा, आप मेरे चाचा हैं। क्या आप अपने भतीजे को मरते हुए देखेंगे? मेरी माँ आपकी सगी बहन है, उसका सिर्फ मैं ही सगा बेटा हूँ। क्या आप मेरी माँ को सफेद बालों के साथ काले बालों वाली लड़की को विदा करते देख सकते हैं? रुद्र ने समर्थ और सत्यनारायण को हैरानी से देखा। ये दोनों सच में भतीजा और चाचा थे। तेरी माँ को मरे हुए 16 साल हो गए और अब वह पूरी तरह हड्डियां बन चुकी है। उसके पास सफेद बाल भी नहीं बचे। संयोग से तेरी माँ भी अकेली है, तो मरने के बाद तू उसका साथ दे दे। सत्यनारायण ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, जैसे उसे कोई परवाह न हो। चाचा जी! समर्थ अचानक उछल पड़ा और गुस्से में सत्यनारायण की ओर उंगली उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे। आपने बहुत अच्छा किया जो अपने भतीजे को आग के गड्ढे में गिरते देख रहे हैं और उसे नहीं बचा रहे। ठीक है, मेरे लिए इंतजार करो। यह कहकर वह मुड़कर जाने लगा। रुद्र, इसे मत रोक, इसे जाने दे। अगर यह इस दरवाजे से बाहर निकला तो सीमा टावर में मरने के लिए इंतजार करेगा। सत्यनारायण ने हाथ हिलाया। जो समर्थ मुड़कर जाने वाला था उसने जल्दी सिर घुमाया। उसकी आंसुओं से भरी आंखें और गुस्सैल चेहरा एकदम बदल गया और वह चापलूसी से सत्यनारायण से बोला, चाचा, मेरे सगे चाचा, मैं अभी मजाक कर रहा था। बुरा मत मानो, जो मैंने कहा उसे हवा में उड़ने दो। तू शर्मिंदगी की बात है। सीमा टावर में घुसना एक ऐसा मौका है जिसका सपना बहुत से लोग देखते हैं। हालांकि इसमें 30% खतरा है, लेकिन 70% मौका है कि कुछ मिलेगा, शायद बड़ा मौका। अगर तू कालीकट का युवा शहर मालिक न होता तो सीमा टावर में घुसने की योग्यता कैसे पाता। लेकिन तू जिंदगी का लालची और मरने से डरता है और बाहर की ताकत से इसे पार करना चाहता है। सत्यनारायण ने समर्थ को घूरते हुए कहा, आप बचपन से जानते हैं कि मुझे जोखिम लेना पसंद नहीं। मुझे अभ्यास में बहुत उम्मीद नहीं, बस अपने हमउम्र जितना ठीक है। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा टावर के बारे में मत पूछ, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बता सकता हूं। सत्यनारायण ने कहा। क्या रास्ता? समर्थ ने जल्दी पूछा। बस किसी ऐसे को ढूंढो जो सीमा टावर को पार करने का भरोसा रखता हो और उसे अपने साथ ले जाओ। सत्यनारायण ने कहा। मेरे साथ ले जाओ। समर्थ ने सत्यनारायण को नाराजगी से देखा। चाचा, मैंने यह तरीका बहुत पहले सोच लिया था। कोई मेरे साथ सीमा टावर में जाने को तैयार नहीं है। तू इसे ढूंढ सकता है। सत्यनारायण ने रुद्र की ओर इशारा किया। रुद्र? समर्थ ने रुद्र को देखा और सिर हिलाया। चाचा, मजाक मत करो। हालांकि रुद्र की काबिलियत ठीक है, लेकिन सीमा टावर को पार करना आसान नहीं। यहाँ तक कि धरती सूची वाले भी पक्का नहीं कह सकते कि वे सीमा टावर पार कर लेंगे। अगर वह इसे झेल ना सका तो शायद बोझ बन जाए। चूंकि तू इसे नहीं चाहता तो मरने के लिए इंतजार कर। सत्यनारायण ने हाथ हिलाया। क्या वह सच में कर सकता है? समर्थ ने सत्यनारायण के शब्दों से कुछ समझा। मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, लेकिन इसके पास ज्यादा भरोसा होगा, सत्यनारायण ने कहा और रुद्र के कंधे पर थपकी दी। मैं कियारा को देखने जा रहा हूं। इससे धीरे धीरे बात करो। ये तुम्हारी मदद चाहता है, मदद करो। ये मौका मत छोड़ो। ये कालीकट का युवा शहर मालिक है, इसके पास बहुत कुछ है, इसे अच्छे से निचोड़ लो। समर्थ का चेहरा वहीं काला पड़ गया। मैं आपका भतीजा हूं, आप मुझे ऐसे लूट रहे हैं? रुद्र। समर्थ ने रुद्र को चापलूसी से भरी मुस्कान के साथ देखा और जितना हो सके प्यार से बोला, बात करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि सीमा टावर क्या है और तुम इसमें क्यों हिस्सा ले रहे हो। कम से कम मुझे इसकी शुरुआत और प्रक्रिया समझनी होगी, तभी मैं सोचूंगा। रुद्र ने समर्थ की बात काट दी। कोई दिक्कत नहीं, बात यह है, समर्थ ने जल्दी कहा। सीमा टावर सम्राट की राजधानी में एक मार्शल टावर है। यह अनगिनत सालों से मौजूद है। यह मार्शल टावर बहुत अनोखा है और इसमें कई मौके हैं।
लेकिन सीमा टावर में खतरे भी बहुत डरावने हैं। हर साल कम से कम 30% लोग सीमा टावर में मर जाते हैं। सिंहल राजवंश ने ताकत से अपना राज बनाया था। शुरू से ही सीमा टावर को प्रशिक्षण की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सिंहल राजवंश के वंशज हर साल सीमा टावर में मौके ढूंढने और अनुभव लेने जाते थे। समय के साथ सीमा टावर सिंहल राजवंश के लिए जवान पीढ़ी को ट्रेन करने की जगह बन गया। पहले यह सिंहल राजवंश के वंशजों के लिए था, फिर धीरे धीरे बड़े लोगों और मार्शल आर्ट्स परिवारों को इसमें हिस्सा लेने का आदेश दिया गया। समर्थ कालीकट के शहर मालिक का इकलौता बेटा होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से सीमा टावर में घुसने की योग्यता मिली। सिंहल राजवंश की दी हुई योग्यता को छोड़ा नहीं जा सकता और न ही नजरअंदाज किया जा सकता, वरना सजा मिलेगी। अगर वह अपनी योग्यता छोड़ देता तो न सिर्फ उसे सजा मिलती बल्कि समर्थ के पिता को भी सजा मिलती। इसलिए भले ही वह हर तरह से अनिच्छुक था, समर्थ को हिम्मत करके वहां जाना पड़ता। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं किया? रुद्र ने समर्थ को देखा। आखिरकार तुम्हारे पिताजी कालीकट के मालिक हैं। क्या वह अपने बेटे को मरते हुए देखता है? मेरे पिता ने कहा, मुझे खुद कुछ करना होगा, उन्हें परवाह नहीं। अगर मैं मर गया तो वे दूसरा बच्चा पैदा करने का तरीका ढूंढ लेंगे। समर्थ ने सांस ली। फिर मेरे और तुम्हारे साथ जाने से क्या फर्क पड़ेगा? रुद्र ने समर्थ को देखा। तेरे पास योग्यता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं। लेकिन अंदर जाने के बाद तुम उन मौकों को नहीं ले सकते। भले ही मौके तुम्हारे सामने हो, तुम सिर्फ देख सकते, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि तेरे पास सीमा टावर की योग्यता नहीं है। तुम सिर्फ मुफ्त में दे सकते हो, समर्थ ने कहा। बस इतना ही? रुद्र ने समर्थ को देखा। और कुछ नहीं। समर्थ ने थोड़ा रुककर सिर हिलाया। सच में? रुद्र ने भौहें सिकोड़ ली। जिनके पास सीमा टावर की योग्यता नहीं है, उनकी अपनी ताकत 50% कम हो जाती है। इसके अलावा जिनके पास योग्यता है, उनकी ताकत 30% बढ़ जाती है। इस हालत में भले ही धरती सूची वाले साथ हों, अगर घेर लिए गए तो मरने से बचना मुश्किल हो सकता है। सत्यनारायण शराब की बोतल लेकर दरवाजे पर आया और उसे समर्थ की ओर फेंकते हुए बोला, अपने लोगों से मेरे लिए शराब लाने को कहो, मैं आपका भतीजा हूं। समर्थ ने दुखी चेहरे से कहा, भतीजा हो तो क्या, भले ही मेरा सगा बेटा हो। सीमा टावर में बहुत खतरा है। अगर तू चाहता है कि कोई तेरी मदद करे तो ईमानदार रहकर खतरे को साफ बताना होगा, तभी लोग तेरी पूरी मदद करेंगे। अगर तू फिर से छिपाएगा तो अंदर मरने पर कोई तेरी परवाह नहीं करेगा। सत्यनारायण ने समर्थ को घूरते हुए कहा, फिर मुड़कर केबिन में चला गया। सत्यनारायण को जाते देख समर्थ के चेहरे पर मजबूरी दिखी। उसने शराब की बोतल बाहर वालों को दी और एक को शराब लाने को कहा। फिर वह मुड़ा और रुद्र को देखा। रुद्र, अगर तेरे पास कोई शर्तें हैं तो बस बता दे, समर्थ ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। आसान रखते हैं, 1000 ऊंचे स्तर के आत्मा पत्थर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम सीमा टावर पार कर लो, रुद्र ने कहा। रुद्र, मैंने कहा था कि शर्तें रखो, लेकिन तुम्हारी शर्तें बहुत ऊंची हैं। समर्थ का गाल बार बार फड़फड़ाया। उसे बहुत नुकसान हो रहा था। अगर बहुत ऊंची हैं तो किसी और को ढूंढ ले। तुम युवा शहर मालिक हो, क्या तुम्हारी जिंदगी 1000 ऊंचे स्तर के आत्मा पत्थरों की कीमत नहीं? अगर नहीं तो छोड़ दो, रुद्र ने लापरवाही से कहा। नहीं नहीं, मैं दूंगा। ठीक है, समर्थ ने दांत पीसते हुए कहा। इसके अलावा मुझे मार्शल तकनीकें और तलवार मार्शल तकनीकें चाहिए। 30-40 तकनीकें ठीक होंगी। स्तर बहुत ऊंचा नहीं चाहिए, वसंत स्तर की निम्न या उससे ऊपर चलेगा। ऊंचे स्तर की हो तो बेहतर, रुद्र ने आगे कहा। तुमने नहीं कहा था कि सिर्फ 1000 ऊंचे स्तर के आत्मा पत्थर चाहिए? समर्थ थोड़ा हैरान रह गया। 1000 ऊंचे स्तर के आत्मा पत्थर एक शर्त थी। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तुमने बीच में टोक दिया। रुद्र ने हल्की भौहें उठाई और कहा, रुद्र, तुम्हारी शर्तें बहुत ऊंची हैं। समर्थ का चेहरा पीला पड़ गया। वैसे भी मैं सिर्फ शर्तें बता रहा हूं, तुझे मानना है या नहीं यह तुम्हारे ऊपर है, रुद्र ने लापरवाही से कहा, जैसे वह सीमा टावर नहीं जा रहा था। अगर समर्थ ने पहले जानबूझकर कुछ नहीं छिपाया होता
तो रुद्र उसका निशाना नहीं बनाता। यह लड़का साफ तौर पर खतरनाक हालत जानता था, लेकिन साफ नहीं बताया। अगर उसे कुछ सबक न सिखाया तो वह समझता कि रुद्र को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। 30-40 मार्शल तकनीकें, और वह भी तलवार मार्शल तकनीकें जो वसंत स्तर की निम्न या उससे ऊपर हो, भले ही मैं ढूंढ सकूं, लेकिन इतने कम समय में नहीं ढूंढ सकता। समर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा। जितना तुम्हारे पास है पहले दे दो, रुद्र ने कहा। मेरे पास 5 तलवार मार्शल तकनीकें हैं, एक वसंत स्तर की निम्न है और बाकी 4 उससे ऊपर स्तर की ऊंची हैं। समर्थ ने थोड़ा रुककर कहा, तुम्हारे पास इतनी सारी तलवार मार्शल तकनीकें कैसे हैं? रुद्र ने समर्थ को हैरानी से देखा। मैंने शहर मालिक के महल के खजाने से लिया था, लेकिन मेरे पिता मेरी मदद नहीं करना चाहते थे, तो मैंने शहर मालिक के महल के अंदरूनी खजाने को खोदा और वहां से कुछ कीमती चीजें निकाल लीं, ताकि सम्राट की राजधानी जाकर उन्हें बेच सकूं। समर्थ ने मजबूरी से कहा। उसने शहर मालिक के महल का अंदरूनी खजाना निकाल लिया। रुद्र को आखिरकार समझ आया कि सत्यनारायण का अपने भतीजे के प्रति ऐसा रवैया क्यों था। जिंदगी का लालची और मरने से डरने वाला होना तो ठीक था, लेकिन यह लड़का बिल्कुल भरोसेमंद नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि कालीकट का शहर मालिक कहता था कि अगर समर्थ मर गया तो दूसरा पैदा कर लेंगे। चूंकि तुम लेना चाहते थे तो सिर्फ वसंत स्तर की निम्न और उज्जवल स्तर की ऊंची तलवार मार्शल तकनीकें ही क्यों ली? रुद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हालांकि इन तकनीकों की कीमत कम नहीं थी, लेकिन उनकी कीमत वसंत स्तर की मध्यम और ऊंची तकनीकों से जरूर कम थी। मैं बेहतर चीजें लेना चाहता था, लेकिन ले नहीं सका। मेरे पिता मुझे पहले से सावधान थे और वसंत स्तर की मध्यम और ऊंची मार्शल तकनीकों को छिपा दिया था। मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने बाकी तकनीकें ले लीं, समर्थ ने मजबूरी से कहा। तो क्या तुम्हारे पास दूसरी मार्शल तकनीकें हैं? तलवार मार्शल तकनीकें हैं? रुद्र ने पूछा। 4 तलवार मार्शल तकनीकें हैं, एक वसंत स्तर की ऊंची है और बाकी 3 उज्जवल स्तर की सबसे ऊंची है, समर्थ ने सच कहते हुए कहा। मुझे दे दो, रुद्र ने हाथ फैलाकर कहा। तुम तलवारबाज हो, तलवार मार्शल तकनीकों का क्या करोगे? समर्थ ने हैरानी से पूछा। मेरी बहन अभ्यास कर सकती है, रुद्र ने लापरवाही से कहा। तब समर्थ को याद आया कि रुद्र की एक बहुत सुंदर बहन स्नेहा भी थी। उसने उसे एक बार देखा था और बहुत हैरान हुआ था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ठंडा था। रुद्र, मैं अभी मार्शल तकनीकें दे सकता हूँ, लेकिन 1000 ऊंचे स्तर के आत्मा पत्थर चाहिए, तो मुझे सम्राट की राजधानी जाकर चीजें बेचकर आत्मा पत्थर लेने होंगे, फिर तुम्हें दूंगा, समर्थ ने कहा। जब तक तुम सीमा टावर में घुसने से पहले दे हो। ठीक है, रुद्र ने जवाब दिया। ले लो। समर्थ ने हाथ घुमाया और उसके हाथ में 9 मार्शल तकनीकें दिखाई दी। कंगन? रुद्र ने समर्थ के दाएं कलाई पर कंगन देखा। रुद्र को कंगन पहचानते हैं? समर्थ ने रुद्र को हैरानी से देखा, लेकिन साथ ही उसने अपने हाथ का कंगन ढक लिया, जैसे डर रहा हो कि कोई छीन न ले। इस कंगन पर जटिल निशान है, अंदर की जगह काफी बड़ी होगी ना? रुद्र ने एक नजर डाली और फिर नजरें हटा ली। ठीक है, शायद यह सिंगल केबिन जितना ही हो, समर्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रुद्र ने देखा और जान गया कि समर्थ झूठ बोल रहा था। कंगन के निशानों से देखकर यह सिर्फ एक केबिन नहीं, बल्कि कम से कम 2 केबिन जितना बड़ा था। रुद्र ने इसे उजागर करने की जहमत नहीं उठाई, तो उसने 4 तलवार मार्शल तकनीकें रख लीं और 5 तलवार मार्शल तकनीकों के साथ अपने रहने वाले केबिन में चला गया। रुद्र, जिसके पास तलवार की नसें, तलवार की हड्डियां और तलवार की आत्मा थी, उसके पास तलवार मार्शल तकनीकों के अभ्यास के लिए अनोखी शर्तें थीं। उसने पहली बार देखते ही उज्जवल स्तर की ऊंची तलवार मार्शल तकनीकों को समझ लिया था। प्राचीन गुप्त क्षेत्र के साथ रुद्र का तलवार मार्शल तकनीकों का अभ्यास न सिर्फ तेज था, रुद्र को 4 उज्जवल स्तर की ऊंची तलवार मार्शल तकनीकों को शुरू से मास्टर करने में सिर्फ 1 दिन लगा। वसंत स्तर की निम्न हवा में काटने वाली तकनीक में ज्यादा समय लगा और इसे बड़ी सफलता तक पहुंचने में करीब 3 दिन लगे। इन 5 तलवार मार्शल तकनीकों के अभ्यास के दौरान रुद्र ने न सिर्फ इन तकनीकों में महारत हासिल की, बल्कि इनसे कुछ समझ भी पाई और उसकी तलवार की समझ पहले से गहरी हो गई।
संग्राही सच में सबसे अहम चीज है, रुद्र ने भावुक होकर कहा। हालांकि उसकी अपनी शक्ति में बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन तलवारबाजी की कला में उसने बहुत कुछ हासिल किया था। अब वही तलवार का वार पहले से कम ऊर्जा लेता था, लेकिन उसकी ताकत करीब 10% बढ़ गई थी। एक के बाद एक चाकू। रुद्र की भारी तलवार बहुत भारी थी, लेकिन उसकी हल्की तलवार नरम और सुंदर थी। वह बार बार तलवार चलाता था, बार बार अभ्यास करता था और लगातार अपनी जमावट को मजबूत करता था। अब दोनों चाकू रुद्र के शरीर का हिस्सा बन गए थे। अभ्यास जारी रखते हुए रुद्र दिल की तलवार को भी तराश रहा था। दिल की तलवार बनने के बाद जैसे जैसे रुद्र अभ्यास करता रहता, वह और तराशी जाती और उसमें मौजूद धार और तेज होती जाती। जब यह हद तक जमा हो जाती, तभी यह पूरी होती। अभ्यास करते हुए रुद्र प्रकाश की मार्शल आत्मा पर भी ध्यान दे रहा था। इस दौरान उसने कई मार्शल आर्ट्स वालों को मारा था, लेकिन मार्शल आत्मा वाले मार्शल आर्ट्स वाले कम थे। सिर्फ कुछ मार्शल आत्माएं प्राचीन गुप्त क्षेत्र में शामिल थीं। रुद्र के नियंत्रण में वे मार्शल आत्माएं बहुत पहले टुकड़े टुकड़े हो चुकी थीं और सब प्रकाश की मार्शल आत्मा को खिला दी गई थीं। शुरू में उसे लगा था कि प्रकाश की मार्शल आत्मा पुनर्जनन से आकार लेने के चरण में चली जाएगी, लेकिन यह पहले जैसी ही रही। इसने जो मार्शल आत्मा का सार सोखा है, वह 5वें और 6ठे स्तर से ऊपर का है। तर्क से इसे आकार लेने के चरण में जाना चाहिए था। रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। पुनर्जनन चरण में मार्शल आत्मा का स्तर जितना कम होता है, ऊंचे स्तर की मार्शल आत्मा का सार सोखने के बाद यह उतना ही आसानी से आकार लेने के चरण में चली जाती है। प्रकाश की मार्शल आत्मा ने इतना सारा मार्शल आत्मा का सार सोखा था, यहाँ तक कि 7वें स्तर के गरजने वाले जानवर का सार भी, लेकिन इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया। क्या इसका स्तर मेरी उम्मीद से बहुत ऊंचा है? रुद्र ने भौहें सिकोड़ ली। अगर ऐसा था तो प्रकाश की मार्शल आत्मा का असली स्तर क्या था? 8वां स्तर या उससे ऊपर? रुद्र को नहीं पता था। अगर प्रकाश की मार्शल आत्मा का स्तर जानना था तो पहले एक 9वें स्तर की मार्शल आत्मा लेनी होगी और उसे सोखना होगा, तभी यह तय हो सकता था कि यह 8वां स्तर है या उससे ऊपर। जब मौका मिलेगा एक ऊंचे स्तर की मार्शल आत्मा लेकर कोशिश करूंगा। रुद्र ने अपने विचारों को हटाया और अभ्यास जारी रखा। समय तेजी से बीत गया। आधा महीना गुजर गया। प्राचीन गुप्त क्षेत्र में रुद्र एक तलवार में बदल गया और उसके शरीर से सब कुछ नष्ट करने वाली ताकत उभरी। उससे भी मजबूत उस तलवार से निकलने वाली तलवार की मंशा थी, जो पहले से ज्यादा ताकतवर थी। 5 तलवार मार्शल तकनीकों को सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया गया था, और जब वे पूरी तरह हद तक पहुंच गईं, तो रुद्र की तलवार के रास्ते की समझ एक कदम और आगे बढ़ गई। संग्राही सच में अहम है। पहले मैं ज्यादा से ज्यादा 3 दोहरे टुकड़े कर सकता था। अब तलवार के रास्ते में मेरी समझ बढ़ने से मैं आसानी से 5 दोहरे टुकड़े कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मेरी तलवार की मंशा पहले से मजबूत है। रुद्र ने सोचा, अगर उसे और ऊंचे स्तर की तलवार तकनीकें अभ्यास के लिए मिल सकें, तो रुद्र को यकीन था कि जल्द ही वह तलवारबाजी के रास्ते में एक बड़ा कदम उठा सकता था। यहाँ तक कि बिना किसी नुकसान के द्विध्रुवीय विनाश करना भी संभव हो सकता था। रुद्र को धरती स्तर की मार्शल तकनीकों की ताकत की गहरी समझ थी। जब इसे छोड़ा जाता था तो उसकी ताकत कल्पना से परे होती थी, और उस समय यह द्विध्रुवीय का बड़ा विनाश था। अगर सबसे ऊंचे स्तर पर यिन यांग विनाश हुआ तो उसकी ताकत और भी डरावनी होती। केबिन में आधे महीने तक कड़ा अभ्यास करने के बाद रुद्र ने बाहर निकलकर सांस लेने का फैसला किया। कड़ा अभ्यास जरूरी था, लेकिन उसे ठीक से आराम भी करना था, वरना बहुत तनाव अच्छा नहीं होता। केबिन में शराब पीते हुए बैठा सत्यनारायण ने अपनी पलकें उठाईं और रुद्र को लापरवाही से देखा, लेकिन इस पल में उसकी आंखें रुक गईं। सत्यनारायण की आंखों में एक अजीब चमक थी, लेकिन वह चमक जल्दी गायब हो गई। उसका चेहरा पहले जैसा हो गया और वह कुछ नहीं हुआ, जैसे शराब पीता रहा। इस समय एक और केबिन का दरवाजा खुला और वह समर्थ था। वह अपने कपड़े ठीक कर रहा था, बहुत गर्व से दिख रहा था। रुद्र, क्या तूने अभ्यास खत्म कर लिया? समर्थ ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। रुद्र का चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखों में तुरंत मारने की मंशा दिखी।
वह वहीं से गायब हो गया और एक विशाल चाकू बनकर उस पर वार करने लगा। उसके आसपास की हर चीज एक पल में कुचल गई। सत्यनारायण ने रुद्र को हैरानी से देखा। उसे पहले लगा था कि रुद्र ने तरक्की की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र की तरक्की इतनी तेज होगी। डरावनी तलवार की मंशा एक जंगली ड्रैगन की तरह बह निकली। समर्थ का चेहरा पीला पड़ गया। बिना देर किए उसने जल्दी अपने कंगन से एक हरा कछुए का खोल निकाला। धम! हरे कछुए का खोल हरी रोशनी से चमका और चाकू के हमले को रोक लिया। लेकिन तलवार की मंशा की ताकत इतनी मजबूत थी कि समर्थ उस ताकत से जमीन पर गिर पड़ा। ताकत इतनी थी कि वह लगभग खून उलट देता। इस समय रुद्र ने मारने की मंशा के साथ भारी काला चाकू निकाला। रुद्र, तू क्या करने जा रहा है? मैंने तेरा अपमान नहीं किया। तू मुझे मारना नहीं चाहता ना? समर्थ इतना डर गया कि वह कांप रहा था। रुद्र ने अभी चाकू भी नहीं चलाया था, लेकिन तलवार की मंशा इतनी डरावनी थी। अगर उसने चाकू चलाया होता तो क्या होता? वह स्नेहा का केबिन है। तुमने उसके साथ क्या किया? रुद्र ने समर्थ को ठंडेपन से घूरते हुए कहा। मुझे लगा क्या बात है? समर्थ का तना हुआ शरीर ढीला पड़ गया और वह जमीन पर लुढ़क गया। उसने दुखी चेहरे से सत्यनारायण से कहा, मैंने कहा चाचा, मेरे प्यारे चाचा, मुझे बचा लीजिए। तू हमेशा सोचता है कि तुझे बहुत अभ्यास नहीं करना और बस आराम से करना ठीक है ना? आज देखा, अगर रुद्र तुझे मारना चाहे तो यह आसान होगा। सत्यनारायण ने समर्थ को घूरते हुए गुस्से से कहा। मैं इस हरामी से कैसे मुकाबला कर सकता हूं? समर्थ ने बिना सोचे कहा। रुद्र की नजर देखकर उसने जल्दी मुंह बंद किया और सिर सिकोड़ लिया। 3 दिन पहले स्नेहा को लगा कि केबिन बहुत छोटा है और वहां अभ्यास नहीं हो सकता, तो उसने मेरे साथ केबिन बदल लिया। पहले मैं वहां रह रहा था, लेकिन यह लड़का जिद करके यहां आ गया और मेरे केबिन पर कब्जा कर लिया। सत्यनारायण ने शराब का घूंट लेकर कहा। यह सुनकर रुद्र की आंखों में मारने की मंशा धीरे धीरे गायब हो गई। कौन समर्थ को स्नेहा के कमरे से कपड़े पहनकर और उदास चेहरे के साथ बाहर निकलने देगा? रुद्र स्वाभाविक रूप से गलत समझता कि स्नेहा के साथ कुछ हुआ। रुद्र, सच कहूं, तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है, लेकिन वह मेरे लिए नहीं है। इस तरह की औरत का स्वभाव बहुत ठंडा है। इसके अलावा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, समर्थ ने सिर हिलाकर कहा। रुद्र कुछ बोलने वाला था कि अचानक उसने देखा कि समर्थ के पीछे कोई खड़ा था। यह स्नेहा थी, जो अभी केबिन से बाहर निकली थी। वह चुपचाप पीछे खड़ी थी। समर्थ! सत्यनारायण ने चिल्लाया। रुद्र, एक बड़े भाई के तौर पर तुझे अपनी बहन स्नेहा को सिखाना चाहिए कि पानी की तरह नरम होना क्या होता है, वरना भविष्य में उसकी शादी करना मुश्किल होगा, समर्थ ने सलाह दी। बर्फ की तरह ठंडी स्नेहा चुपचाप समर्थ के पीछे खड़ी थी, लेकिन वह जैसे जल उठी। उसके पूरे शरीर में गुस्से की आग जल रही थी। तू मरने की तलाश कर रहा है, तू मरने की तलाश जारी रख। रुद्र ने मजबूरी से सिर हिलाया और समर्थ को आंख मारी, जो उसने शायद देखी नहीं। सत्यनारायण बार बार सांस ले रहा था। उसकी बहन ने ऐसा दिमागहीन बेटा कैसे पैदा किया? शर्मा परिवार में ऐसे बेवकूफ वंशज नहीं हैं। नहीं, हमारे शर्मा परिवार में ऐसे मूर्ख नहीं हैं। यह कालीकट के शहर मालिक के खून से आया है। तुम अब बोल क्यों नहीं रहे? लगातार बोलते हुए समर्थ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने देखा कि रुद्र और सत्यनारायण उसके पीछे बिना कुछ बोले घूर रहे थे, तो उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। बर्फ की तरह ठंडी स्नेहा गुस्से की आग से घिरी थी और तुरंत एक तलवार आगे बढ़ाई। मर जा! समर्थ का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जल्दी हरे कछुए का खोल पकड़ा ताकि उसका बचाव कर सके। लेकिन स्नेहा की तलवार बहुत सघन और बिना रुके थी। बस थोड़े पल में समर्थ छेदों से भर गया और बार बार चीखने लगा। रुद्र और सत्यनारायण दोनों ने स्नेहा की तरक्की देखी। सिर्फ आधे महीने में उसने बहुत बड़ी प्रगति की थी और उसका तलवार का इस्तेमाल पहले से मजबूत था। रुद्र को और हैरानी हुई कि हालांकि समर्थ छेदों से भर गया था और उसके कपड़े फट गए थे, लेकिन उसकी चोटें ज्यादा नहीं थीं, सिर्फ कुछ ऊपरी चोटें थीं। यह स्नेहा का हाथ नहीं छोड़ना नहीं था। स्नेहा गुस्से में रहम कैसे कर सकती थी? यह लड़का। रुद्र ने समर्थ को एक पल के लिए घूरा और फिर नजरें हटा लीं। साफ था कि समर्थ अपनी असली काबिलियत छिपा रहा था
और यह लड़का जानबूझकर कमजोरी दिखा रहा था।